आर्बिट्रेशन एक्ट है 1996 का, एंसेस्ट्रॉल मॉडल के साथ ही आया था। 22 अगस्त 1996 इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है, 22 अगस्त 1996। एंड देन पर्पस, यदि हम एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें, सो बेसिकली प्रियम्बल इसका स्टार्ट होता है कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड्स, सो इट्स अबाउट द कॉन्सोलिडेट एक्ट है। कहाँ पे अप्लाई होता है? तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन पे। दूसरा अप्लाई होता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन पे। अब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मतलब बाहर। देन इज अबाउट द इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड है, आर्बिट्रल अवार्ड है। तो मतलब यदि कोई फॉरेन में आर्बिट्रल अवार्ड पास हुआ और उसको इन्फोर्स इंडिया में कराना है, सो ये भी अलाउड है। और ये क्या करता है? कंसलेशन मेन हो जाता है कि लॉ रिलेटिंग टू कंसलेशन एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विद इंसिडेंट देयर टू। सो बेसिकली हमारा 3 पर्पस स्टार्टिंग वाला जो आ रहा है, लाइक डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और फॉरेन अवार्ड का इन्फोर्समेंट। सो दिस इज अबाउट ये। अब एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहला केस इसका भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग S.A इज अबाउट AIR 2002 का केस था, जिसमें बोला कि ये जो पार्ट 1 आर्बिट्रेशन का पार्ट है, ये इंडिया में भी लगेगा और फॉरेन में भी लगेगा, अनलेस ये एक्सक्लूड ना किया गया हो किसी तरीके से। और जब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं तो इस केस को ओवर रूल किया जाता है भारत एल्युमिनियम केस के द्वारा। तो भारत एल्युमिनियम वर्सेस कैसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विस का केस था 2012। सो 2002 का केस 2012 में ओवर रूल किया जाता है भारत एल्युमिनियम वर्सेस कैसर एल्युमिनियम। और इसमें सिंपली बोला कि पार्ट 1 से हमको पार्ट 1 अप्लाई तब होगा जब सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया। बट अब ये चाहे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो या इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो, तो पार्ट 1 तभी अप्लाई होगा जब आपकी एक सीट जो इन द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया। और अब ये उस सिचुएशन पे नहीं लगेगा कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है जिसकी सीट वो आउटसाइड इंडिया, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। एक डेफिनेशन हम समझते हैं 21F में इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में कि क्या है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सो अब एक आर्बिट्रेशन है जो जिसमें मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अराइज होता है। किसी लीगल रिलेशनशिप के थ्रू, विद कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, ये कंसीडर्ड किया जाएगा एज कमर्शियल अंडर लॉ ऑफ इंडिया, जहाँ पे कोई एक पार्टी, अब वो एक पार्टी चाहे इंडिविजुअल हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो या एसोसिएशन हो, ये अदर देन इंडिया से रिलेट कर रहे हो। या तो इंडिविजुअल आपका फॉरेन का हो, बॉडी कॉर्पोरेट है वो फॉरेन की हो, एसोसिएशन हो वो अदर देन इंडिया का हो। सो द गवर्नमेंट, या और चौथा ऑप्शन द गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। सो दीज आर द कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन क्लॉज जो पार्ट 1 में डिफाइंड है, चैप्टर 1 में, ए में सिंपली आर्बिट्रेशन दे दिया गया है कि आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होगा। एक आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। ये ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन ही उसको एडमिनिस्टर्ड करे। तो आर्बिट्रेशन के बाद डिफाइन किया जाता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो कि बी में है। सो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है 7 में डिफाइंड है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बाद आर्बिट्रेशन अवार्ड है सी में। तो इस आर्बिट्रेशन अवार्ड में इंक्लूड हो जाता है इंटरिम अवार्ड, और अवार्ड के बाद आता है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। सो ये CA में डिफाइंड है, ये 2009 से इंसर्ट किया गया है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। और इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो कि डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किसी कोर्ट को डेजिग्नेट किया गया होगा किसी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को, सो उसे हम आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे, जो कि CA में डिफाइंड है। एंड देन इंस्टीट्यूशन के बाद आ जाता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो मीन्स अ सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। तो या तो सोल आर्बिट्रेटर होगा या तो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर होगा। ये डिफाइन करता है कोर्ट में। तो कोर्ट है क्या? कोर्ट मान लीजिए डोमेस्टिक का है, लाइक अदर द केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो क्या होगा, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और जिसमें आपका हाई कोर्ट भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, हाई कोर्ट एज ए ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। और यदि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट का ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन बन जाता है, जो कि उस पहले वाले केस में भी था। टू डिसाइड द क्वेश्चन,
इसमें सुप्रीम कोर्ट मेंशन नहीं है। नाउ ये कोर्ट का डेफिनेशन। नाउ हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 21F में हमने डिसाइड कर लिया था कि जिसमें एक पार्टी जो आउट ऑफ द इंडिया की पार्टी रहती है। नाउ जी डिफाइंड अबाउट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेम CPC की लैंग्वेज है। एस में आता है पार्टी। पार्टी का मतलब होता है कि पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और कोई नहीं, पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। देन अब एक चीज़ हमको ये देखना है, इसमें क्लॉज 2 में क्या दिखा है कि द पार्ट शैल अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया। अभी हमने भारत एल्युमिनियम कंपनी वर्सेस कैसे एल्युमिनियम बोला कि जहाँ पे एक सीट आर्बिट्रेशन की इंडिया में होनी चाहिए, और यहाँ पे लिखा है कि जब जो 2 सब क्लॉज 2 में है कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन वो इंडिया में होना चाहिए। तीसरे क्लॉज में लिख दिया कि ये किसी अदर लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। 4 क्लॉज में लिख दिया गया है कि यदि मान लीजिए कोई अदर इनैक्टमेंट है और उसमें आर्बिट्रेशन के बारे में लिखा गया है तो ये अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब सॉरी ये अप्लाई होगा कि ये अप्लाई टू द आर्बिट्रेशन एक्ट विल अप्लाई टू एवरी आर्बिट्रेशन अंडर एनी अदर इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सो किसी अदर एक्ट पे भी लिखा हो तो भी ये अप्लाई होगा। एक्सेप्शन है इसके 40 के सब क्लॉज 1, 41 एंड 43। देन क्लॉज 5 में है कि ये पार्ट सारे आर्बिट्रेशन पे अप्लाई होगा जो आपने एग्रीमेंट किया है। नाउ 6 इज अबाउट द कि सेक्शन 28 को छोड़ दिया जाए तो पार्टी फ्री है डिटरमाइन करने के लिए सर्टेन इशू, ये उनको फ्रीडम दी जाती है। ये फ्रीडम ये भी दे रही है, ऑथराइज कर रही है कि आप किसी को ऑथराइज कर दीजिए, किसी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग किसी इंस्टीट्यूशन को, टू डिटरमाइन दैट इशू। एक्सेप्ट द केसेस ऑफ सेक्शन 28 हम ऑथराइज कर रहे हैं पार्टी को कि आप अपने इशूज डिसाइड कर सकते हैं, तो उसमें ये भी इंक्लूड हो जा रहा है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन को मैटर रेफर कर दीजिए कि वो आपका इशू डिटरमाइन कर दे। और 7 जो आर्बिट्रल अवार्ड जो है, 7 क्लॉज 7 द आर्बिट्रल अवार्ड जो इस पार्ट में इशू किया जाएगा, ये डोमेस्टिक अवार्ड भी कंसिडर किया जाएगा। अब 9 में बोल दिया कि बहुत सारी जगह पे वर्ड क्लेम आपको मिलेगा, तो इस क्लेम का मतलब आप काउंटर क्लेम भी समझ सकते हैं, या जब डिफेंस का होगा, डिफेंस वर्ड यूज़ किया, इट रेफर्स टू द डिफेंस, तो ये अप्लाई होगा। काउंटर क्लेम पे भी ये अप्लाई होगा, क्लेम या डिफेंस पे जहाँ भी वर्ड यूज़ किया गया है। अब 3 इज अबाउट द रिसीट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो अब जो भी आपने पार्टीज यदि एग्री हो गई है तो जो रिटन कम्युनिकेशन हो गया है ये कब, कहाँ और कैसे माना जाएगा। सो ये इट इज़ द रिटन कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड इफ़ इट इज़ डिलीवर्ड टू द एड्रेसी। जैसे ही सामने वाली पार्टी को डिलीवर्ड हो जाएगा इसको हम कंप्लीट मानेंगे। सो द कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड ऑन द डे इट वाज सो डिलीवर्ड। जिस दिन डिलीवर्ड किया गया उस दिन मानेंगे। अब वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट इज अबाउट द 4 में है कि मान लीजिए एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में सूट मतलब रेफर करने के लिए बात की गई, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है ना, जिस बंदे को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था उसने ऑब्जेक्शन लिया नहीं। अब ऑब्जेक्शन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, वो भी इसने नहीं लिया, आर्बिट्रेशन की तरफ आगे बढ़ गया। नाउ अभी यदि प्रॉब्लम आई और वो बीच में ऑब्जेक्शन लेना चाह रहा है, सो कोर्ट यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि 4 बोल रहा है कि जब आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था या जब टाइम लिमिट आपका एक्सपायर कर गया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने जो ऑब्जेक्शन वाले पॉइंट थे वो सब सारे पॉइंट को वीव ऑफ कर दिए थे। सो दिस इज अबाउट द 4। 5th इज अबाउट द एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन। तो इसमें कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी इंटरवीन नहीं करेगी जब तक इस पार्ट में प्रोवाइड ना किया गया हो। नाउ 6 इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। न 7 है मेन इंपॉर्टेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में हमको 7 में मिलेगा, और 7 के बारे में हम देखते हैं क्या लिखा है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का अब सबसे पहले 2B में आप देखिए जहाँ पे लिखा है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, वहाँ सिंपली बोले कि आप 7 में रेफर करिए। और 7 के हिसाब से क्या होता है कि जहाँ पे पार्टी सबमिट कर दे अपने सारे या सर्टेन डिस्प्यूट जो कि अराइज हुए हैं या होने वाले हैं, विच हैव अराइजन और विच मे अराइज in respect of the defined legal relationship with the contractual or not। तो have arisen और which may arise, ये दो इम्पोर्टेंट एक तो पॉइंट ये हो गया। नंबर दूसरा
कि या तो आप उस पूरे के पूरे एग्रीमेंट के साथ ही आप उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या आप सेपरेट एग्रीमेंट के फॉर्म में भी आप उसे कर सकते हो। जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा ये रिटन में होना चाहिए। अभी ये रिटन में है तो कैसे कैसे होगा कि डॉक्यूमेंट साइन किए जाएंगे पार्टीज के द्वारा, तो ऐसे मान सकते हैं कि हाँ ये रिटन है। रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट है, उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ लेटर हुआ है तो भी हम उसको मान सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट, एक्सचेंज ऑफ क्लेम एंड डिफेंस हुआ है, किसी पार्टी ने कुछ क्लेम किया है, किसी पार्टी ने कुछ डिफेंस में रिस्पॉन्ड किया है, उसमें साफ साफ उसमें एक पार्टी ने लिखा कि देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, बट सेकेंड पार्टी ने डिनाई नहीं किया है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है। सो उस केस में भी हम मानेंगे कि देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब एक क्वेश्चन है कि यदि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक सेपरेट एग्रीमेंट पे है तब, सो जो भी कॉन्ट्रैक्ट का हम रेफरेंस कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, वहाँ पे ये प्रिज्यूम होना चाहिए कि जो दूसरा पार्ट है वो दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो जो भी रेफरेंस होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग में जहाँ पे आर्बिट्रेशन क्लॉज है, वो माना जाएगा कि दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये शो होना चाहिए। सो दिस इज द केस ऑफ सेक्शन 7। पॉइंट एक इसमें ये ध्यान रखना है, वेलिंगटन एसोसिएट लिमिटेड वर्सेस कीर्ति मेहता, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यदि पार्टीज के पास ये चॉइस है कि या तो वो कोर्ट जाए या तो ये आर्बिट्रेशन जाए, तो हम इसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। यदि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि पार्टी चाहे तो कोर्ट भी जा सकती हैं या आर्बिट्रेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट क्या देखना होता है कि हमारा प्रेजेंट में डिस्प्यूट हो या फ्यूचर में डिस्प्यूट हो, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज ऐसा हो कि हम रेफ़र करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें राइटिंग में होनी चाहिए कि हम जो भी डिसीजन आएगा उससे बाउंड भी होंगे, और एक कंसेंसस एडिडम भी होना चाहिए। इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को जब 16(1)(a) के साथ आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है ये सेपरेट होता है और ये सेपरेबल होता है फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका पर्पस क्या है कि इवन तो किसी वजह से यदि मेन कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो जाता है तो उसके बावजूद ये आपका जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ये टर्मिनेट नहीं होगा। इसका केस भी है आशापुरा माइन केमिकल लिमिटेड वर्सेस गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सेक्शन 8 उस सिचुएशन के बारे में डील कर रहा है कि जब पार्टीज जुडिशियल अथॉरिटी के पास जा रही हैं और वहाँ पे अपोजिट पार्टी ने ये शो कर दिया कि देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो कुछ भी हो जाए सीधा का सीधा ये सारी चीज़ें ओवरराइड करता है और कोर्ट को ये बाउंड करता है कि आप मैटर रेफर करिए आर्बिट्रेशन के लिए, दे आर बाउंड। बट अब चीज़ ये है कि ये ऑब्जेक्शन कब आना चाहिए, क्या लेटर स्टेज पे आएगा तब होगा। सो कोर्ट ने वहाँ पे सेक्शन 8 में मतलब बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि दैट इज़ नॉट लेटर देन द डेट ऑफ सबमिटिंग हिज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट। आई एम सेइंग इट अगेन कि not later than date of submitting his first statement on the substance of dispute। एक तो रिटन स्टेटमेंट जो हम पहले समझते हैं कि सबसे पहला स्टेटमेंट होता है जहाँ आप पूरी डीलिंग करते हो, तो वो भी पॉसिबल है। बट यदि रिटन स्टेटमेंट के पहले भी कोई यदि स्टेटमेंट आप सबमिट आप कर रहे हो, पहला स्टेटमेंट जो आप कर रहे हो ऑन द सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट, उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में कोई भी आप पहला स्टेटमेंट जब कोर्ट में सबमिट कर रहे हो, तो वही आपका एक लास्ट पॉइंट होगा जब आपको ये बताना होगा कि इसके लिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो चुका है, देन पार्टी विल बी, देन फिर आगे रेफर किया जाएगा। अदरवाइज हमने 4 में पढ़ाई है कि ऑब्जेक्शन यदि आपने नहीं लिया है तो इसका मतलब आपने वेव ऑफ कर दिया है। जब हम 2 के सेक्शन 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब भी आप ये एप्लीकेशन आप लगाएंगे, जब भी आप फर्स्ट स्टेटमेंट आप दे रहे हैं ऑन द मैटर ऑफ द डिस्प्यूट, तो उसमें आप ओरिजिनल आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है आप उसको इंक्लूड करेंगे। तो क्वेश्चन की यदि ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है देन तो आप सर्टिफाइड कॉपी है तो भी उसे भी लगा सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल आपके पास दोनों कॉपी नहीं है, देन आप कोर्ट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अदर पार्टी को कॉल करे और उनको बोले कि ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोड्यूस करे। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पर्पस क्या है, पर्पस आर्बिट्रेशन है। एंड तीसरे नंबर पॉइंट पे कि मान लीजिए कोई जुडिशियरी कोई प्रोसीडिंग पे इशू पेंडिंग में है बिफोर द जुडिशियल अथॉरिटी, बट उसके बावजूद एक आर्बिट्रेशन में बी कमेंस और कंटिन्यूड एंड आर्बिट्रेशन अवार्ड में बी मेड।
तो मान लो कोई इशू पेंडिंग है डिसाइड हो रहे हुए, तो उसके बाद भी ड्यूरिंग उसके, ऐसा नहीं कि जुडिशियल अथॉरिटी के पास है तो अब कुछ हो नहीं सकता है। इशू पेंडिंग में है तो आप आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, कमेंस कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट, इसका मतलब ये समझ लेना होगा ना। ये पॉइंट है कि ये यदि आप ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील ये भी मेड किया जा सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में। पी आनंद गजपति राजू वर्सेस पीवीजी राजू 2000 का केस है। पी आनंद गजपति राजू वर्सेस पीवीजी राजू। इसमें बोला कि यदि दैट की सेक्शन 8 की जो लैंग्वेज है वो प्रीएम्प्टरी है, इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है। यदि कोर्ट को लगता है कि कंप्लाइंसेस हो चुके हैं, सो कोर्ट शैल रिफर द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन। और इस केस में ये भी बोला गया कि अब द आर्बिट्रेशन कैन बी मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील एज वेल। एक बार मैटर यदि आर्बिट्रेशन के पास चला गया तो जो प्रोसीडिंग ओरिजिनल एक्शन जो जुडिशियल अथॉरिटी के पास पेंडिंग था वो अपने आप कम टू द एंड। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 9 इज अबाउट द इंटरिम मेजर। ये प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है, वो जो 2E में डिफाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट एंड द हाई कोर्ट। किसके पास प्रिंसिपल सिविल ज्यूरिसडिक्शन होगा, किसके पास ओरिजिनल ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन होगा। नाउ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, 2D में डिफाइंड है, जिसमें बोला कि सोल आर्बिट्रेटर या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर होंगे, तो ये होंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। नाउ सेक्शन 9 में क्या बोला है कि कोई भी इंटरिम मेजर यदि देना है कोर्ट को तो कब दे सकती है, तो इसका स्टेज बताया, तो सिंपली एट एनी टाइम, यानी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के पहले, प्रोसीडिंग चल रही है तब भी दे सकता है, डिसीजन आ चुका है उसके बाद भी दे सकता है, बट मैक्सिमम क्या होना चाहिए कि डिक्री इन्फोर्समेंट ना हुई हो। एग्जीक्यूशन के पहले आप ये इंटरिम मेजर कोर्ट इशू कर सकती है। अच्छा, नाउ अब इसमें 2 ग्राउंड आपको समझने होंगे। सबसे पहला है कि मान लीजिए किसी माइनर के बिहाफ में गार्जियन को अपॉइंट करना है, सो इस केस में हम इंटरिम मेजर ले सकते हैं, बट यही पैरेलल पावर दी गई है 17 में इंटरिम मेजर जो कि प्रोवाइड करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो जब हम इंटरिम मेजर के लिए सेक्शन 9 को सब सेक्शन 3 के साथ पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोला गया है कि एक बार यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हो गई तो सेक्शन 9 में कोर्ट के पास पावर नहीं होगी कि गार्जियन अपॉइंट करे, जो कि इंटरिम मेजर में इसको ऑथराइज है। तो यदि 17 का आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हो गया है तो जो सेक्शन 9 में 1 की पावर दी गई है एज ए इंटरिम मेजर वो पावर यूज नहीं की जाएगी जब तक कि सेक्शन 9 वाली कोर्ट को ये ना लग जाए कि जो 17 में जो रेमेडी दी गई है दैट इज नॉट इफिकेसियस, वो पूरी तरीके से ठीक से अवेलेबल नहीं दी गई है, ठीक से प्रोवाइड नहीं की गई है। उस केस में आप अगेन आप 9 का यूज़ करके आप गार्जियन अपॉइंट कर सकते हो माइनर के लिए। बाकी इंटरिम मेजर अदर प्रॉपर्टीज़ के लिए जो 9 में दिया गया और जो 17 में दिया गया है दिस आर द सेम। पहला क्या हो सकता है कि मान लीजिए गुड्स है तो गुड्स का प्रिजर्वेशन करना है या कोई उसकी इंटरिम कस्टडी लेना है तो ये आप कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन में जो अमाउंट है उसको आप सिक्योर कराना चाह रहे हैं, इसके लिए भी आप इंटरिम मेजर ले सकते हैं, कोर्ट के थ्रू भी ले सकते हैं और 17 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के थ्रू भी ले सकते हैं। नंबर सी, मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट मैटर, अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रिजर्वेशन और इंटरिम कस्टडी किसका, गुड्स का। अब मान लीजिए सब्जेक्ट मैटर को हमको डिटेंशन में रखना है, प्रिजर्वेशन में रखना है, उसका इंस्पेक्शन करना है, सो ये भी अलाउड है। अब इंटरिम मेजर में क्या दिया जा सकता है, इंटरिम इंजंक्शन भी दिया जा सकता है, और साथ में चाहे तो आप ऑर्डर ऑफ टिक अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर भी इसमें हो सकता है। तो इंटरिम इंजंक्शन भी हो सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर भी हो सकता है, या कोर्ट को कोई अदर ऑर्डर लग रहा है तो कोर्ट वो भी ऑर्डर दे सकती है। सो इसको हम 17 के साथ पढ़ेंगे। 17 में भी सेम यही लैंग्वेज है, बस वहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया और इसमें इसमें कोर्ट के द्वारा दिया गया है 9 में। एक चीज़ ये ध्यान देना है कि सेक्शन 9 रीनंबर्ड हुआ है बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट नंबर 3 ऑफ 2016, और जो 17 है ये सब्सटीट्यूट हुआ है एक्ट 3 ऑफ 2016। 9 के क्लॉज 2 में जब हम चलते हैं कि मान लीजिए हमने पढ़ा कि जो इंटरिम मेजर है
ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के शुरू होने के पहले भी दिया जा सकता है। तो मान लीजिए ये रेमेडी दे दी गई इंटरिम मेजर। सो अब क्या आगे का सीन होगा? तो उस केस में यदि इंटरिम मेजर बिफोर प्रोसीडिंग दी गई है, उस केस में जो आपकी आर्बिट्ररी प्रोसीडिंग होनी चाहिए वो स्टार्ट होनी चाहिए विद इन द 90 डेज फ्रॉम द सच ऑर्डर। तो ऑर्डर से 90 डेज के अंदर में ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। सेक्शन 10 जो बात कर रहा है कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होंगे, तो बोला कि इसमें नॉट एन इवन नंबर होने चाहिए, दैट मीन्स ऑड नंबर होने चाहिए। बट फॉर एग्जांपल यदि इवन नंबर हो गए हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो भी अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर हैं वो अपॉइंट करेंगे प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर को, और यदि पार्टी फेल कर जाती है डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो कंसिस्ट होगा वो द सोल आर्बिट्रेटर। सेक्शन 11 है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, जिसमें बोला कि ये किसी भी नेशनैलिटी के पर्सन को आप आर्बिट्रेटर बना सकते हो अनलेस पार्टी ने एग्री कर लिया हो, तो अनलेस पार्टी ने ना अदरवाइज एग्रीगेट किया एग्री हुआ हो, अदरवाइज आप किसी भी नेशनैलिटी के बंदे को आप आर्बिट्रेटर बना सकते हो। नाउ अब मान लीजिए किसी पार्टी ने फेल हो जा रही है एक आर्बिट्रेटर बनाने में, ये सिंपल फेल हो जा रही है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि दोनों पार्टीज अपने अपने आर्बिट्रेटर प्रोवाइड कराएंगे, और वो जो दोनों आर्बिट्रेटर होंगे वो एक प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। अब एक चीज़ ये समझना है कि 3E ऐड हुआ जिसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर दी जाएगी कि ये डिजिग्नेट कर सके किसी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को इन सब पर्पसेस के लिए। अब मान लीजिए पार्टीज फेल कर जाती हैं एक सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में 30 दिन के अंदर, या जो 2 अपॉइंटेड हैं वो फेल कर जाते हैं 30 दिन के अंदर एक डिसाइड करने में प्रिसाइडिंग वाले केस में। सो यदि केस इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, अदर देन का केस है तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। सो ये पॉइंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जब भी एग्जामिन करेंगे ना, तो आप कुछ नहीं चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करेंगे। और ये पॉइंट ध्यान में दिया जाएगा कि इट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ए डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल पावर। जब भी ऑथराइज किया जाएगा सो दैट इज नॉट ए डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल पावर। अब ये जो डिसीजन जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पास करेंगे ये फाइनल होंगे, कोई भी अपील इस पे नहीं जाएगा। अब एक चीज़ ये दिया जाएगा कि मान लीजिए कोई सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है, तो जिस नेशनैलिटी की पार्टीज हैं ये प्रिज्यूम किया जाएगा, मतलब ये ध्यान दिया जाएगा कि जिस भी नेशनैलिटी की पार्टीज हैं उस नेशन का सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट ना किया जाए 30 दिन के अंदर। अच्छा, ये एप्लीकेशन जो मेड की जा रही है एक हमको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, ये डिस्पोज हो जानी चाहिए 30 दिन के अंदर, और जो भी फीस वगैरह का चार्जेस होगा वो एज पर द 4th शेड्यूल रहेगा। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ अबाउट दैट एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को डिजिग्नेट कर सकते हैं। उसके बाद यदि एक एंड 2 बंदों को ऑथराइज होंगे तीसरे थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए। उसके बाद ये कंप्लायंस से यदि फेल हो जाते हैं, थर्ड आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट कर पाते, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली वो डिसाइड करेंगे इनके एग्रीमेंट को। 11A में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अमेंड करने का 4th शेड्यूल को। सेक्शन 12 में बोला कि ग्राउंड फॉर चैलेंज होगा कि जैसे कोई पर्सन एक अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर के लिए जाएगा, मतलब होने वाला है, तो वो डिस्क्लोज करेगा राइटिंग में कि कहीं उसका कोई इंटरेस्ट या कोई रिलेशन तो नहीं सब्जेक्ट मैटर पार्टी किसी के साथ एज टू कि इफ़ेक्ट कर सके इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को, या इसकी एबिलिटी टू डिवोट सफिशिएंट टाइम की कंप्लीट कर सके इस पूरी प्रोसीडिंग को 12 महीने के अंदर। सो ऐसा हो सकता है नहीं, सो जो भी इसके रिगार्डिंग में वो डिस्क्लोज करेगा, मीन टू से। अच्छा, एक्सप्लेनेशन 1 के हिसाब से जो 5th शेड्यूल में ग्राउंड स्टेटेड हैं ये डिटरमाइन करेंगे, जो कि डिसाइड करने में हेल्प करेंगे जस्टिफाइड इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी ऑफ एन आर्बिट्रेटर, और जो भी इसके द्वारा डिस्क्लोजर मीट किया जाएगा बाय सच पर्सन उसके लिए फॉर्म दिया गया है 6th शेड्यूल में।
नाउ अब क्लॉज 2 में देखा जाए तो जैसे ही ये अपॉइंटमेंट इसका हो जाएगा, बिना डिले के ये डिस्क्लोज करेगा वो सारी चीज़ें, अनलेस वो सारी चीज़ें जो इसके नॉलेज में हैं, अनलेस दे हैव बीन ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम। सो अनलेस यदि उसने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया तो फिर दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो आर्बिट्रेटर है ये चैलेंज किया जा सकता है यदि कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है जो कि इसकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी पे हमको क्वेश्चन उठा रहा है, या उसके पास कोई एक वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो खुद इन्फॉर्म करेगा अपने बारे में कि रिलेशन क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, और मैं 12 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ये सारे पॉइंट वो खुद रेज करेगा। पार्टी क्या रेज करेंगी कि एक तो इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकती है, और एक ये पॉइंट हो सकता है कि इसके पास जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही बंदा, मान लीजिए कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया है, अब जो पार्टी, जिस पार्टी को ऑब्जेक्शन लेना है, वो कौन से पॉइंट पे ऑब्जेक्शन लेगी? उस पॉइंट पे ऑब्जेक्शन नहीं लेगी जो उसको पहले से पता, तो उसने रेज नहीं की है। उसको उसको उन पॉइंट पे जाना है ओनली फॉर द रीजन ऑफ विच ही बिकम्स अवेयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट हैज़ बीन मेड, राइट। नाउ फिफ्थ में देखेंगे तो ये ओवरराइड क्लॉज है जो कि नॉट विथ स्टैंडिंग से शुरू होता है, तो पुराना कुछ भी लिखा हो, प्रायर एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रारी, ये 7th शेड्यूल से रेगुलेट किया जाएगा। लाइक prior agreement to any person whose relationship with the parties or counsel or the subject matter of this dispute falling under any of the categories specified in 7th schedule shall be ineligible to be appointed as an arbitrator. So 7th schedule के हिसाब से उसको ineligible बता सकता है, बट ये नॉट विथ स्टैंडिंग है यदि फॉल करेगा 7th शेड्यूल में। बट इस चीज़ को भी पार्टी चाहे तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट करके इसको ओवरराइड कर सकते हैं। अब इसमें एक केस आया था भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड, जिसमें बोला कि मान लीजिए एक आर्बिट्रेटर है जो कि खुद इनएलिजिबल है और वो किसी को अपॉइंट करता है आर्बिट्रेटर। सो इस केस में भी वो जो अपॉइंट कर रहा है दैट विल बी वॉइड अब इनिशियो। एज पर सेक्शन 13 पार्टीज फ्री है चैलेंजिंग प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए कौन सा करना है। अब किसी पार्टी को यदि इसको क्लेम करना है तो 15 डेज़ के अंदर में जैसे अवेयर हो जाए आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल के पास जाके वो क्लेम कर सकता है और अपना रिटन स्टेटमेंट भेज सकता है इस केस में। अब मान लीजिए जब तक ये विड्रॉ नहीं किया जाता या अदर पार्टी एग्री नहीं कर जाती उस चैलेंज से, तो उस केस में आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल फिर अदरवाइज आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल डिसाइड कर देगा उस मैटर को। अब एक बार आर्बिट्रल अवार्ड पास हो गया इस केस में, तो जो भी पार्टी चैलेंज कर रही थी, नाउ अब उसके पास राइट है कि वो जाके 34 में इस चीज़ को सेट असाइड करा ले। 14 में है फेलियर एंड इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट, तो 14 के हिसाब से टर्मिनेट कर दी जाएंगी जब बंदा आर्बिट्रेटेड डी ज़ीरो या डी फैक्टो अनेबल है परफॉर्म करने के लिए या खुद को विड्रॉ कर लेता है ऑफिस से। सो इस केसेस में अब ये परफॉर्म नहीं करेगा। 15 में एक बार जैसे टर्मिनेट हो गया, फेलियर हो गया, तो इस केस में 15 में अब एक सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, वो सारे रूल के जो कि एप्लीकेबल होंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। रिपीट के केस में यदि पार्टीज अदरवाइज एग्रीड नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि जो भी हियरिंग हुई है प्रीवियसली वो रिपीट की जा सकती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के डिस्क्रिप्शन पे। और जस्ट बिकॉज कि पुराना आर्बिट्रेटर चेंज हो चुका है, तो पुराना मान लीजिए कोई ऑर्डर आ चुका है वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। कोई रूलिंग आ चुकी है, कोई ऑर्डर आ चुका है, वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। So it was all about the chapter 3rd, section 15 up to section 15.